हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2023 का मॉडल पेपर जो वेबसाइट पर जारी हुआ है, इसमें हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान की। साइंस का पहले ही पेपर अपलोड कर दिया गया है, तो चलिए आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज के वीडियो पे मिल जाएगा। तो चलिए सामाजिक के पेपर को सोल्व करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। और आपको यह भी ध्यान रखना है कौन कौन से युद्ध महत्वपूर्ण हैं। पहले ही वीडियो के अंदर अपलोड हो चुके हैं ये प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर नहीं आए तो मान सिंह और महाराणा प्रताप आए तो भी सही है। फिर हम कहें दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जिसे महाराणा प्रताप का गौरव कहा जाता है 1582 में। और फिर हम कहें तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में देखिए, तराइन में जब हम तैरते हैं तो हमारे दोनों हाथ आगे पीछे जाते हैं, तो इसका मतलब दो युद्ध हुए थे। दो युद्ध का मतलब है एक तो हुआ था 1191 में और 1192 में। पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध यहाँ पे तीन हुए थे, 1, 2, 3। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुआ। दूसरा युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था अफगान और मराठा के बीच में। फिर हमारे पास में आता है प्लासी का युद्ध। से का मतलब 57, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और एक ध्यान रखें, खानवा का युद्ध हुआ था 1528 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। इनमें राणा सांगा विजयी हुआ। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो ये हुई थी हुगली नदी के किनारे। एक गंगा की शाखा है जिसे हुगली कहा जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध शासक हैं। हु इज नोन एज शेर ए मैसूर एस नोन एज? तो यह है टीपू सुल्तान। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके भारत के गवर्नर जनरल थे। द परमानेंट सेटलमेंट 1793 was implemented. At this time, the Governor General of India was Lord Cornwallis. ये थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैलिको अधिनियम का संबंध है। एक्चुअल में ये कैलिको अधिनियम कपड़ा से संबंधित है। ब्रिटेन के अंदर क्या, इसमें क्या है कि कपड़ों का मतलब है कि 1720 में ब्रिटिश में क्या है कि इंग्लैंड में जो मुद्रित कपड़े होते थे, सूती वस्त्र यानी हम कहें सूती वस्त्र, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कैलिको अधिनियम कहते हैं। यानी हम कहें इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र होते थे उन पर 1720 में प्रतिबंध लगा दिया था। किसके सुझाव पर 1856 में विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? यानी ऑन हुज सजेशन द लॉ वाज पास्ड इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज इन 1856। तो ध्यान रखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में ऐसा सुझाव लाया गया था। और यह लॉर्ड, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय यह सुझाव पारित हुआ था और इसको लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, यानी जो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, इसको तैयार तो लॉर्ड डलहौजी ने किया और लॉर्ड कैनिंग के समय, गवर्नर जनरल के समय यह पारित हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव दिया। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, प्यारे बच्चों ध्यान रखना,
1848 से लेकर 1856 है। फिर लॉर्ड डलहौजी अपनी सत्ता से चले जाते हैं, तो बाद में लॉर्ड कैनिंग आते हैं जो इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय यह प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी इज। गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर ज्योतिराव फूले। फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है वेयर हाउस इज कॉल्ड इन फारसी लैंग्वेज, तो ओरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरांग। मध्य भारत में शतनामी जो आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था? जो मध्य भारत है इसमें शतनामी आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो आंसर इसका होगा वो स्टार्टेड शतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया घासीदास के द्वारा चलाया गया था और ये 1820 में। चलिए नेक्स्ट, आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्यारे बच्चों एनानमस तो है ही और आपको 8th क्लास का संपूर्ण साइंस का कोर्स मिलेगा और सोशल साइंस का भी कोर्स मिलेगा समय समय पर, मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा, प्लस 9th और 10th में जब आप जाओगे तो आपको साइंस की क्लासेज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की, चलिए इनमें आप अपने विकल्प के अनुसार बताइए, सबसे इजी प्रश्न है। नेक्स्ट है, अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारक है द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इज। तो बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, ग्रोइंग डिमांड फॉर कैश क्रॉप्स, बढ़ता नगरीकरण, इंक्रीज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन है और यहाँ पर यह होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबोव। फिर नेक्स्ट है, विश्व की वनस्पति के मुख्य रूप से वर्ग हैं। इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड। तो यहाँ पे जो विश्व में मुख्यतया 4 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उनके नाम हैं वन, घास, गुल्म और टुंड्रा। ये 4 प्रकार की विश्व में वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन मेटेलिक मिनरल। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो चूना पत्थर अधात्विक खनिज है, जिप्सम अधात्विक खनिज है, अब्रक अधात्विक खनिज है, मैग्नीज है वो धातु होती है। तो मैग्नीज है वो अधात्विक खनिज नहीं है, विकल्प ए सही होगा। जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है। द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। तो यहाँ पर विश्व में जल उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे है और ध्यान रखें नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्बलतम हीरा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कलर डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। तो यहाँ पे आएगा ग्रीन, हरा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा केंद्र केगा स्थित है। केगा द सेंटर ऑफ एटॉमिक इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पे ये तारापुर में है, केगा तारापुर। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दूसरा है राउतभाटा में। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। विच वन ऑफ द नॉन इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, विटिकल्चर का संबंध है। विटिकल्चर इज रिलेटेड टू अंगूर उत्पादन से ग्रेप्स प्रोडक्शन से संबंधित हैं। यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, जिससे अनेक बच्चों को फायदा हो सके, क्योंकि कर भला हो भला। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा इज 2। तो यहाँ पर ध्यान रखें, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। कितनी होती है? 552।
52 होती है, जिनमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में हैं वर्तमान में। और इसी प्रकार राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। टोटल सदस्य 250 है और वर्तमान में 245 राज्यसभा में सदस्य हैं। राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 25 होते हैं। और लोकसभा के सदस्य को कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है? सांसद यानी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक, यानी हम कह सकते हैं MLA कहा जाता है। और राजस्थान में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200। फिर है, किस आम चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया? इलेक्ट्रिक इन विच जनरल इलेक्शन EVM वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अक्रॉस द कंट्री। EVM का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इसका उपयोग किया गया था 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार से संबंधित है। जीवन का अधिकार संबंधित है 20 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महाराष्ट्र की विख्यातम कवयित्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित थी? टू विच कास्ट डज महाराष्ट्र फेमस पोइट सोयराबाई बिलोंग? तो यह प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर क्या है। सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है? तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सब सरकार थी, तो उस समय क्या किया गया था? मनमोहन सिंह ने मुसलमान के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सच्चर समिति बनाई थी। तो ये इसका संबंध है मुसलमान से। और सच्चर समिति मनमोहन सिंह के समय बनी 2005 में। वर्तमान में देश में उच्चतम न्यायालय हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट आर दे कंट्री? तो है 25। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो यह ध्यान रखना है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो बनाया जाता है 26 जनवरी को। और यह भी बता दूं, 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश में राष्ट्रपति जो हैं वो गणतंत्र इसीलिए कहा जाता है भारत को, क्योंकि भारत का जो मुखिया होता है राष्ट्रपति, संवैधानिक मुखिया, वो निर्वाचित होता है, यानी वंशागत नहीं होता। 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को पूर्णतया लागू किया गया था और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ था, आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यह 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संसद का अंग नहीं है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए, भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हम कहें कि भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो यहाँ पे हैं प्रधानमंत्री। कौन सा विकल्प है? ए, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग होते हैं। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था, तो विकल्प के अनुसार होगा जयपुर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मिलिट्री कैंप वर इन राजस्थान। तो यहाँ पे कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। एकीकरण के पूर्व राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो था अजमेर मेरवाड़ा था। वो क्या था? बिफोर इंटीग्रेशन द ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ राजस्थान वाज, तो वो थे अजमेर और मेरवाड़ा। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिय जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, द ओनली ट्राइब ऑफ राजस्थान विच हैज बीन इंड्यूड इन द लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो है शहरिया जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज हैं।
द मोस्ट अवेलेबल मिनरल इन राजस्थान, तो यहाँ पर विकल्प में है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है वो राजस्थान में सर्वोत्तम उपलब्ध खनिज हैं। और ध्यान रखें इसके साथ में गार्नेट और वुल्फ्रानोमाइड जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का आयस्क है इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। ये केवल राजस्थान में ही होते हैं, तो रॉक फॉस्फेट इसमें विकल्प के अनुसार होगा। राजस्थान में पहली रेल कब चली? राजस्थान में प्यारे बच्चों पहली रेल चली थी 1874 में, यानी ये चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। नेक्स्ट है साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर्ड कैंपेन इज, तो साझा का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित दुर्ग हैं। द फोर्ट बिल्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली सिंध एंड आहू रिवर इज, तो यह है गागरोन का दुर्ग। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, यानी गागरोन का जो हमारे पास में होगा उसको क्या है, और ये यानी गागरोन के दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं, और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर हैं। तो 2023 का अभी अभी जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है वेबसाइट पर, तो ये सामाजिक के पेपर थे और प्रश्न थे, और साइंस का पेपर अपलोड हो चुका है। तो एग्ज़ाम आपके 15 जनवरी को प्रस्तावित है एनएनएमएस के। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार अच्छे से इन प्रश्नों को कंटेस्ट याद कर लें। हो सकता है आपके एनएनएमएस में ये आपके यस के साथ में आपके साथी बने, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट शुरुआत करेंगे रीजनिंग, जो लास्ट मैटर कल लेके आएंगे रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का।